बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हम सब की तरफ से जुम्मा बहुत मुबारक हो। और ये जुम्मा इसलिए एक्स्ट्रा स्पेशल है क्योंकि कल इंशाल्लाह जश्न आज़ादी है, हमारा इंडिपेंडेंस डे है। और हमेशा मैंने देखा है कि लोग सेलिब्रेट करते हैं इंडिपेंडेंस डे को अपने ही अंदाज में, गेट टुगेदर्स करते हैं, मीटअप्स करते हैं, फैमिली फ्रेंड्स सारे जमा हो जाते हैं, एक मौका होता है सेलिब्रेट करने का, व्हाई नॉट। लेकिन कुछ चीज़ों का प्लीज़ ख़ास ख्याल रखना है व्यूअर्स। सबसे पहले तो SOPs का देखिए, जश्न आज़ादी ज़रूर मनाएं, ये मुल्क आपका है, मेरा है, हम सब का है, इसको सेलिब्रेट करना हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन एक तरीका होता है सेलिब्रेट करने का, और जब पैंडेमिक आम हो पूरी दुनिया में तो फिर थोड़ा सा ख्याल और लिहाज एक्स्ट्रा करना ज़रूरी बन जाता है। सो प्लीज़ SOPs को फॉलो करें, अच्छे तरीके से अपने फैमिलीज़ के साथ बेशक सेलिब्रेट करें। हमारे साथ कुछ दिन पहले एक डॉक्टर आई थी, उन्होंने शेयर किया कि किस तरीके से हम जश्न आज़ादी को इंजॉय कर सकते हैं। मतलब जो घर के बड़े हैं वो आज़ादी की स्टोरीज़, इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बच्चों से शेयर कर सकते हैं, कहानी के फॉर्म में उनको बता सकते हैं, ताकि बच्चे जो हैं सेलिब्रेट करें, इंजॉय करें। उसके साथ एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि अगर झंडियाँ लगाएं, फ्लैग लगाएं, ये सारी चीज़ें अपनी मुल्क के साथ मोहब्बत को शो करने के लिए आप अगर करें तो देखिए, बच्चे तो मासूम होते हैं, वो एक्साइटमेंट में ये सारे काम कर तो लेते हैं, लेकिन बाद में जब हमारी झंडियाँ ज़मीन पे पड़ी होती हैं, जब मैं रोड पे जा रही होती हूँ और मैं देखी हूँ कि लोगों ने फ्लैग ज़मीन पे गिराए हुए हैं, झंडे गिराए हुए हैं, तो बहुत अफसोस होता है। व्यूअर्स, ये बहुत गलत बात है। हमें ख़ास ख्याल रखना है कि अगर बच्चों को हम इस चीज़ में इनकरेज करें कि झंडियाँ, फ्लैग्स, बंटिंग्स वगैरह लगाएं, तो फिर उनको उठा के अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट के साथ रखें। हमारा फ्लैग हमारी आइडेंटिटी है, उस झंडे की इज़्ज़त और रिस्पेक्ट करना हमारा फ़र्ज़ है। और जुम्मे का दिन है, आज के दिन एक ऐसा लम्हा ज़रूर गुजरता है कि दिल से मांगी हुई दुआ, ख्वाहिश जो है वो पूरी हो जाती है। तो जब दुआ करें, हमें भी अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल कीजिएगा। आप लोग तो हर लम्हे हमारी दुआओं का और हमारी खुशियों का हिस्सा रहते हैं। खुशियों की बात करते हैं, सेलिब्रेशन की बात करते हैं, तो केसरिया को कैसे भूल सकते हैं। ये जो आज मैंने जोड़ा पहना है, केसरिया की तरफ से है, उनकी भी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस चल रही है। केसरिया इज़ एन अमेजिंग ब्रांड, ज़रूर उनके आउटफिट्स आप भी ट्राई कीजिएगा। और आज हम अनाउंस भी करेंगे अपने विनर्स, जिन्होंने केसरिया के जोड़े जो हैं वो जीते हैं। अच्छा, जहाँ पे बात करें अमेजिंग बातों की, तो देखें 14 अगस्त का दिन हमें बेफिक्री का एहसास दिलाता है। ये बेफिक्री के देखें, हम खुली फ़िज़ा में एक इंडिपेंडेंट मुल्क में सांस ले रहे हैं। बिल्कुल हमारे साथ कश्मीर है, ऑक्यूपाइड कश्मीर, और वहाँ पे आप हालात देखें, पैलेस्टाइन के हालात देखें। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि एक आज़ाद फ़िज़ा में सांस लेते हैं, और ये रब का बड़ा ख़ास हम पे करम है। इसको हमने लाइटली नहीं लेना, और अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको पूरा करना है। बेफिक्री की जब बात करते हैं तो यूफोन को हम कैसे भूल सकते हैं। इन्होंने एक स्पेशल आज़ादी सुपर कार्ड जो है वो इंट्रोड्यूस कराया है। बेफिक्री आज़ादी के साथ, ये कहते हैं, हम भी यही कहते हैं। अच्छा, आज़ादी की खुशी का महीना हमें बेफिक्री का एहसास दिलाता है। हर पाकिस्तानी अपने तरीके से आज़ादी के इस दिन को, इस महीने को ख़ास तरीके से मनाता भी है, और उसको ख़ास बनाता भी है। बहुत सी फ़िक्रों से आज़ादी मनाता है। जैसे कि व्यूअर्स, मुझे आज भी याद है कि मैं जब छोटी थी तो एक वो जो कहते हैं ना, ये पता नहीं होता था कि पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, हालात क्या है, सिचुएशन क्या है। आज़ादी के दिन, इंडिपेंडेंस डे, हम लोग मीनार पाकिस्तान जाया करते थे और वहाँ पे एक पिकनिक करते थे, मतलब बास्केट पैक करते थे और सारी फैमिली साथ जाती थी, और वहाँ पे मेरी बहन, मेरा भाई, मैं, हम लोग इंजॉय करते थे इंडिपेंडेंस डे को बेफिक्री से। और आप भी इंडिपेंडेंस डे होपफुली एक अच्छे अंदाज में सेलिब्रेट करेंगे। पेंडेमिक ना होता तो मैं अपने बच्चों को ज़रूर लेके जाती, या मीनार पाकिस्तान या किसी हिस्टोरिकल साइट पे, और फिर उस जगह की हिस्ट्री अपने बच्चों के साथ शेयर करती। खैर, इंशाल्लाह हालात नेक्स्ट ईयर तक बहुत बेहतर होंगे, बट सेलिब्रेट तो हम कर सकते हैं। हमारी आज़ादी के इस महीने में ख़ास बात यह है कि बेफिक्री इन अ बॉक्स का गिफ्ट जो है वो यूफोन की तरफ से हमें मिला है, यूफोन सुपर कार्ड। आइए देखते हैं कि इस बॉक्स में क्या ख़ास बात है। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ।
मुझे बहुत ही प्यारा गिफ्ट भेजा है यूफोन ने, थैंक यू सो मच टू यू गाइस। सो हमारे इस बहुत ही आज़ादी मनाए राब्तों की बेफिक्री के साथ, क्या बात है, क्या बात है, व्हाट अ लवली लाइन। सो आज़ादी इन अ बॉक्स जो है, या जो हमारा बेफिक्री बॉक्स है, उसमें हमारी शान तुम ही तो हो पाकिस्तान, व्हाट अ ब्यूटीफुल मग। mugs तो खैर आई लव एंड आई कलेक्ट mugs, तो दिस इज अमेजिंग। देन ये मज़े की चॉकलेट्स भी इन्होंने भेजी हैं और बिल्कुल पूरी हैं, क्योंकि एक मैं खाऊंगी, एक मेरी अनम खाएगी, एक मेरा नईम खाएगा और एक मेरा अहमद हाशमी खाएगा, और हम चारों का तो हिस्सा पूरा हो गया। आपने अगर और चॉकलेट्स भेजनी है यूफोन तो ज़रूर भेज दीजिएगा, खाने वाले बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। एनीवे देन दिस, ओह व्हाट इज दिस, ओह ये always need a power bank, always need a power bank। हमजा मेरा हमेशा चोरी कर लेता है, जिस पे मुझे कोई खास खुशी नहीं होती, और मैं चोरी का वर्ड सोच समझ के इस्तेमाल कर रही हूँ। एंड देन आज़ादी कार्ड्स, ओके उन्होंने चिपकाए हुए हैं, और उन्होंने इसलिए चिपकाए हैं कि कोई इनको ले ना ले। सो वी हैव द आज़ादी कार्ड्स, देयर इज द सुपर कार्ड प्लस, देयर इज द सुपर कार्ड मैक्स, ठीक है, ये हो गया और ये हो गया, एंड देन वी हैव द सुपर कार्ड गोल्ड। There we go. And बेफिक्री in a box gift from Ufone Super Card। तो बॉक्स में तो ये ख़ास चीज़ें हैं जो बहुत ही एक्साइटिंग है और मज़े की हैं। अच्छा, मैंने इन गुडीज़ की ज़रूर बात करनी है, जिस तरह के लपेल पेन हैं, हमारी चॉकलेट्स हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे गिफ्ट्स हैं। अच्छा, उसके अलावा मैं ये भी कहूँगी कि ये तो जश्न आज़ादी का असल तोहफ़ा है, बेफिक्री आज़ादी के साथ। अब आई विल एक्सप्लेन। इस बॉक्स में मौजूद 3 यूफोन के सुपर कार्ड्स हैं, 599 वाला यानी कि ऑलमोस्ट 600 रुपीज़ का, फिर हमारे पास वाला सुपर कार्ड है, अच्छा नहीं एक सेकेंड में तरीके से आपको दिखाती हूँ। सो 3 सुपर कार्ड्स बनाए हैं, 599 वाला सुपर कार्ड प्लस, तो सुपर कार्ड प्लस हमारा ये है। देन हमारा 799 वाला सुपर कार्ड मैक्स है, राइट। उसके बाद 999 में सुपर कार्ड गोल्ड है। अब आप सोच रहे होंगे कि इनमें क्या ख़ास बातें हैं। यौम आज़ादी इन तीनों कार्ड्स पर महीने भर बेफिक्री से अब 1 MB मज़ीद इजाफी 1 GB इंटरनेट के साथ आप आज़ादी इंजॉय करेंगे। तो इससे बढ़ के किस तरह आप ख़ास बना सकते हैं जश्न आज़ादी का। इतना प्यारा जश्न आज़ादी का तोहफ़ा हमें मिला है, तो दिल खोल के इंटरनेट और कॉल्स कीजिए, आज़ादी का जश्न मनाएं, राब्तों की मुकम्मल बेफिक्री के साथ। यूफोन का बेफिक्री इन अ बॉक्स। थैंक यू यूफोन फॉर अ लवली प्रेजेंट, और आपने हमारे जुमा मुबारक को मज़ीद और एक्साइटिंग और खूबसूरत बना दिया। लवली लवली गिफ्ट फ्रॉम यूफोन। अब मैं इसको ऑफ एयर प्रॉपर तरीके से एंजॉय करना चाहती हूँ, तो आप लोग ब्रेक में जाएं, मैं अपना यूफोन का बेफिक्री बॉक्स एंजॉय करती हूँ। ब्रेक व्यूअर्स, कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जिनको रब ने बहुत ख़ास नवाजा होता है। दिखने में भी खूबसूरत होते हैं, लेकिन अंदर से उससे ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, इफ़ दैट्स इवन पॉसिबल। आज एक ऐसी पर्सनैलिटी हमारे साथ हैं। उनसे मुलाकात कराने से पहले उन्होंने क्या किया है मैं आपको दिखाना चाहूँगी। व्यूअर्स, हम अपने आज उन लोगों को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं जो हमारे मुल्क का नाम रोशन करते हैं, जिन्होंने हमारे मुल्क को कंट्रीब्यूट किया है अपने तरीके से, अपने अंदाज में, अपनी कैपेसिटी से। और वो लोग जो लाइफ में उनको जो भी किस्म की टफ़ चीज़ें फेस करनी पड़ी, उसके बावजूद इन स्पाइट ऑफ दैट उन्होंने ऐसे काम किए जिससे उन्होंने अपने आप को भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इंसान बनाया और उसके साथ साथ कंट्रीब्यूट भी किया। तो आइए देखते हैं अपनी फर्स्ट कंट्रीब्यूटर की स्टोरी। हमारे सेट पे हर शख्स इस वक्त सैयदा ओजे फातिमा के लिए तालियां बजा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ओजे जानी, सबसे पहले तो मुझे अपने नाम का मतलब बताओ। व्हाट अ ब्यूटीफुल एंड यूनिक नेम। मेरे नाम का मतलब है कामयाब, अरूज। माशाअल्लाह। अरूज।
और कुछ ऐसा ही आपने किया अपने माँ बाप के लिए। एक देखिए, माँ बाप के लिए आई थिंक सबसे ज़्यादा खुशी की चीज़ यही होती है जब औलाद कोई ऐसी चीज़ करती है जिससे वो गिव बैक करे टू सोसाइटी। क्योंकि देखिए, पैसे तो हर कोई कमा लेता है, अपना फ्यूचर फाइनेंशियल तो हर कोई सिक्योर करने की कोशिश करता ही है, लेकिन जब आप लोगों के काम आते हैं और जो दुआएं मिलती हैं। बेशक। ये जर्नी कैसे शुरू हुई? बिल्कुल शुरू से मुझे बताएं। आप करते क्या हो, पहले तो ये बताओ। मैं वैसे कंटेंट क्रिएटर हूँ, लेकिन इस तरह से था कि कोविड के टाइम में बेसिकली हर कोई देखिए अपना कंट्रीब्यूशन डालना चाह रहा था सोसाइटी में। तो मुझे भी लगा कि आई थिंक ये टाइम है, मेरी फैमिली में, मेरे सर्कल में मेरी कुछ फ्रेंड्स इन्फेक्टेड हुई, तब उनको ज़रूरत पड़ी। तो मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि कोई भी खातून जो है वो किसी घर का न्यूक्लियस होती है। अगर किसी भी घर में कोई खातून इन्फेक्टेड है तो वो खुद तो सफ़र होती है, उनके साथ साथ उनकी पूरी की पूरी फैमिली सफ़र होती है। उनके बच्चे हैं, उनके घर में बाकी उनके पेरेंट्स हैं और भी बहुत से लोग हैं, तो वो भी सफ़र हो रहे हैं। इस चीज़ को सोचते हुए मैंने पहले उनके लिए खाना भिजवाना शुरू किया। एंड देन इसके अलावा मैंने कुछ सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी पोस्ट, कुछ ऐसी चीज़ें देखी थी जिसपे ये था कि लोग कोविड के टाइम में ना, मतलब मैंने ये देखा कि लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें स्टोर करना शुरू हो गए हैं। लोगों को बस सिर्फ और सिर्फ एक नफ्सा नफ्सी का टाइम था, और उस टाइम में मुझे लगा कि मुझे अपना कंट्रीब्यूशन इस तरह से डालना है। मेरी नज़रों से एक पोस्ट गुजरी थी, मैं ऐसा जितनी सोशल एक्टिव नहीं थी, और मेरी नज़रों से एक पोस्ट गुजरी, इसमें एक बच्ची जो थी वो अपने फादर के लिए प्लाज्मा मांग रही थी, और जिनसे भी वो प्लाज्मा मांग रही थी वो कह रहे थे कि जी मैं आपको 3 से 4 लाख में वो प्लाज्मा सेल करूँगा, क्योंकि वो मेरी जमा पूंजी है और मैं आपको इस तरह से नहीं दे सकता, मैंने अपने इलाज पे वो पैसे खर्च किए हैं। तो वो बच्ची कह रही थी कि जी मैंने अपने फादर को बचाना है और किसी तरह से आप मुझे प्लाज्मा दे दें, हम आहिस्ता आहिस्ता करके आपको वो पेमेंट वापस कर देंगे। और पता है, और वो आई मीन प्लाज्मा किस चीज़ से बनता है? हमारे खून से। और मैं हमेशा आप लोगों को व्यूअर्स कहती हूँ कि अगर हमारे पास कुछ नहीं है देने को किसी को, तो कम से कम खून तो डोनेट कर सकते हैं। इतने थैलेसीमिया के पेशेंट्स हमारे मुल्क में हैं, हम मतलब इफ़ यू हैव नथिंग एल्स टू गिव, आप अपना खून तो डोनेट कर सकते हैं ना। लोग कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं है देने को। हर 6 महीने आप अगर अपना खून डोनेट करते हैं तो साल में 2 दफ़ा आप अपने जिस्म का सदका दे रहे होते हैं। इससे बड़ी क्या बात है यार। तो इसी चीज और को उसके 3 लाख रुपए आप मांग रहे हैं, कितनी जुल्म है। और मतलब लाइक हम रिलेट कर सकते हैं कि लाइक मेरी मदर वैसे खुद तो सिंगल पेरेंट है, बट मेरी जो सारे भी आप कह लें कि मेरे नाना ने की थी। तो 2 साल पहले मेरे नाना का इंतकाल हुआ था, और आप देखें, आप कुरान पाक की बहुत खूबसूरत आयत है कि अल्लाह ताला उन लोगों पे रहम फरमा जिन्होंने हमारे बचपन में हम पे रहम किया, और वो आपके पालने वाले ही हो सकते हैं, और आप तो उनके एक दिन का कर्ज नहीं चुका सकते। बेशक। तो मैंने ये कॉज स्टार्ट किया अपने नानू के लिए, अपने नाना अबू के लिए, बिकॉज मेरा सारा जो भी था, मैं आज जो भी हूँ मैं उनकी वजह से हूँ। तो मैंने उनके ये पैसे, वो पैसे थे जो उन्होंने मेरे फ्यूचर के लिए रखे हुए थे, फिरदौस में आला तरीन मकाम, और ये उन्होंने मेरे फ्यूचर के लिए रखे हुए थे। लेकिन वही बात के लोग जब जमा करे तो मुझे लगा कि मुझे एक मैसेज देना चाहिए। मैंने उन पैसों को इस्तेमाल किया इस कॉज के लिए, अपनी सेविंग्स को। ओके, अब ये शुरू कैसे हुई जर्नी? देखो, अपनों को तो भेजना आसान होता है, इन द सेंस आसान नहीं होता, बट आसान इस लिहाज से होता है कि, और वो जो आपके राइडर हैं उन्होंने भी बड़ी प्यारी बात कही। उन्होंने कहा कि जी इन्होंने मेरा रोजगार भी लगा दिया। तो उनको भी किस तरह एंगेज किया? देखिए, एम्प्लॉयमेंट भी लोगों को मिल गई, नौकरी भी किसी एक शख्स को मिल गई जो प्रॉबेबली उस वक्त बेरोजगार थे, लोगों तक खाना भी पहुंचा, बहुत सी डिफरेंट चीजें हुई इसके थ्रू। तो मुझे एक्सप्लेन करें कि ये फिर अपनों को तो भेज देते हैं, बेगानों को कैसे भेजा? मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट लगाई थी कि अगर कोई भी इन्फेक्टेड है, जिनके बच्चे छोटे हैं, मैं उनके लिए भी खाना बना के भेजूंगी, मैं उनके घर वालों के लिए भी खाना बना के भेजूंगी। तो वो मेरा कंटेंट जो है सच था, इस तरह से इतना वायरल हुआ, लोगों ने मुझे, मैंने अपना इवन के पर्सनल नंबर जो है सोशल मीडिया पे मेंशन कर दिया था कि आपको रात को कितने आए ना रिश्ते। हाँ, तो मैंने ये मेंशन किया कि आपको रात को जिस टाइम मर्जी चाहे खाना चाहिए, मैं आपको खाना जो है आपके घर पहुंचा के जाऊंगी। उसको मैं प्रॉपर बॉक्सेस में पैक करती थी। फिर एक और चीज़ जिसका मैं ख्याल रखती थी कि किसी को ये चीज़ फील ना हो कि मैं कोई चैरिटी फूड दे रही हूँ, तो मैं खाने को प्रॉपरली डेली चेंज करती थी, उसके ऊपर रोज पेटल और उसकी प्रॉपर गार्निशिंग करके, कि जिसको भी लगे उसको लगे मैंने बहुत प्यार से उन्हें खाना बना के भेजा है। बिकॉज खाना कुछ हमने आप लेके भी आई हैं दिखाने के लिए, कुछ बताएंगी? जैसे कि अगर आज का मेन्यू है तो वो क्या है? अच्छा, मैं डेली मेन्यू चेंज इसलिए करती थी क्योंकि खाना पेशेंट्स के लिए जाता था, वो ऑलरेडी और बंदा इतना तंग हो जाता है वही चीज खा खा के, और एक्चुअली आइसोलेशन में तो ज्यादा भूख लगती है। अल्हम्दुलिल्लाह 2 दफा कोरोना अपने आप को करा चुकी हूँ। सो द पॉइंट इज, उस वक्त एक्चुअली आप बोर हो रहे होते हैं, आपको समझ नहीं आ रही होती, और अगर तबीयत सेट हो, जो अल्लाह का शुक्र है मेरी थी, अल्लाह का बड़ा करम था, तो इतना खाया। खैर, तो फिर तो इस तरह से था कि मैं डेली मेन्यू चेंज करती थी। लेकिन एक चीज़ का मैंने जो खास तौर पे ख्याल रखा था कि मैं WHO की वेबसाइट को प्रॉपर्ली मैं विजिट कर रही थी, मैं उसको स्टडी कर रही थी, क्योंकि मैं खुद तो न्यूट्रिशनिस्ट नहीं थी।
तो मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा था। और देखिए, एक वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी, तो डाइट एक वाहिद ऐसी चीज़ थी जो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकती थी। बिल्कुल सही कहती हैं, और हम हमेशा मॉर्निंग विद जुगन पे एक ही बात कहते हैं कि खुराक में शिफा है, अगर आप प्रॉपर तरीके से उसको कंज्यूम करें और अपनी ऑब्वियसली इम्यून सिस्टम को मुदाफ़ियत हमारी स्ट्रॉन्ग कैसे होती है जब हम अच्छी खुराक लेते हैं। अच्छा, व्यूअर्स ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो औजी से देखेंगे कि उन्होंने क्या चीज़ें किस किस्म के खाने वो तैयार करती थी, रिस्पॉन्स कैसा आया। ऑब्वियसली एक हद होती है अपनी सेविंग्स की भी, तो फिर आगे मजीद इस जर्नी को इन्होंने कैसे कंटिन्यू किया, ये हम ब्रेक के बाद जानेंगे। क्या बात है, एब्सोल्युटली अमेजिंग, द ब्रिलियंट, द एब्सोल्युटली फैबुलस हिना नसरुल्लाह, मेरी बहुत ही प्यारी बहना आज हमारे साथ हैं। आई लव हिना, एवरीबडी नोज दिस। और हिना के भाई भी जो हैं, सरवर भाई, वो भी मेरे बहुत लाडले हैं, एंड इनके जो छोटे भाई हैं उनको तो मैं डांटती रहती हूँ। पूरी फैमिली के साथ एक बड़ा प्यारा ताल्लुक है, और इनकी अम्मी, उनकी मैं जितनी तारीफ करूँ कम है। इतने काबिल, इतने ब्रिलियंट बच्चों को पाल पोस के बड़ा करना, उनको इस डगर लगाना, इस जर्नी पे लेके जाना आसान काम नहीं है। एक्चुअली सारा क्रेडिट जो है वो इनकी अम्मी को ही जाता है, राइट है ना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, आपके प्यार का, हमेशा आप इज़्ज़त देती हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत सलामत रखे। सच्ची बात यह है कि इंसान बिल्कुल इस काबिल नहीं है, ये सिर्फ परवरदिगार का करम है, और आप जैसे लोग हमेशा प्यार करते हैं। ना, आपने बहुत मेहनत की है मेरी जान, आपने बहुत मेहनत की है। फोक सिंगर, सूफ़ी सिंगर, तमगाए हुस्ना कारकर्दगी अवार्ड आपको माशाल्लाह 23 मार्च को अवार्ड किया गया। आई मीन, ये इट्स नॉट अ जोक, आपने बड़ी मेहनत की है यहाँ पे पहुँचने के लिए। जानी, अब इस स्टेज पे इतना हम्बल तो नहीं होना बनता ना, थोड़ा सा तो ओन करो कि कितना आपने मेहनत की। नहीं, ये उस परवरदिगार का शुक्र है। मैं समझती हूँ इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। जब हम कहते हैं कि उसके हुक्म के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता, तो शायद अपने लिए रास्ते मालिक खुद करवाता है, जिससे जो काम लेना होता है। तो शायद मुझे इस काबिल समझा गया है, और मैंने कोशिश की है और आगे भी करती रहूँगी इंशाल्लाह। अच्छा है ना, आपकी पाकिस्तान के लिए विजन क्या है? मैंने आपसे ये जानना है, आपको ज़रा मैंने अपने पास ही रखना है, बट जल्दी से मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी मेरी जान, सो व्हाट इज़ इन दीज बॉक्सेस? हाँ, मैंने बेसिकली आज के मेन्यू में जो था, मेरा एग फ्राइड राइस थे और चिकन शाशलिक था। तो मैं क्योंकि डेली बेसिस पे फूड चेंज करती हूँ, तो आज का मेरा मेन्यू ये था, तो मैं आती दफ़ा ये साथ ले आई। और हमने कहा कि हमें ये हमें दे दे, और खाने के बड़े शौकीन हैं सारे। सो बट द पॉइंट इज, सो देन अब इस जर्नी को आगे कैसे लेके जा रही हो? सिर्फ सेविंग्स पे तो टफ नहीं हो जाता? मैंने ये सोचा हुआ है कि मेरी इनकम का जो अब 70%, बिकॉज मैं इस कॉस्ट को अब रोक नहीं सकती, तो मैं चाहती हूँ कि अब देखें, जैसे कोविड तो ख़त्म हो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं। जैसे मैं लाहौर में रहती हूँ, तो लाहौर में बहुत से दूसरे शहरों से लोग आए हैं। अक्सर औकात ऐसा होता है कि फैमिली में कोई खातून बीमार हो जाती है, या नॉर्मली जैसे हॉस्पिटल्स में दूसरे शहरों से लोग आते हैं, तो डेफिनेटली उनको अच्छे खाने की, घर के खाने की ज़रूरत पड़ती है। तो मेरा बस ये मिशन है कि मैं इसको आगे मज़ीद लेके चलूं। कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कोई ऐसा सिस्टम बना? अच्छा, मेरे पास काफ़ी लोगों ने, जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे डिफरेंट NGOs ने अप्रोच किया, मुझे ऑर्गेनाइजेशंस ने अप्रोच किया, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहती हूँ कि देखिए, मुझे इस कॉज में ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा चाहिए थी। होता क्या है कि जब हम कोई कॉज स्टार्ट करते हैं ना, तो उसमें हर तरह के पैसे ऐड होना शुरू हो जाते हैं, उसमें सदका भी, खैरात भी, ज़कात भी एंड ऑल। तो मैं उस चीज़ से अपने कॉज को ज़रा अलग रखना चाह रही थी। आपने खाना सिर्फ उन लोगों को नहीं दिया जो मुस्लिम है, आपने पूरे हर पाकिस्तानी को प्रोवाइड किया जिसको ज़रूरत थी, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो सिख है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है व्यूअर्स। ये वही बात जो मैंने कल भी आपके साथ शेयर की थी, जो वाइट हिस्सा है हमारे फ्लैग का, उसको हम नहीं भूल सकते। हमारी माइनॉरिटीज़ वही इंपॉर्टेंस और वैल्यूज़ रखती हैं जो बाकी हमारे सिटीजन रखते हैं। थैंक यू सो मच फौजे फातिमा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। व्यूअर्स, हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, हिना जी तो हमारे साथ ही हैं, इनसे इनकी विजन के बारे में बात करना है, और एक और बहुत ही प्यारी गेस्ट से हम आपको मिलवाएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। द एब्सोल्युटली वंडरफुल, द गॉर्जियस हिना नसरुल्लाह हमारे साथ हैं, सूफ़ी एंड फोक सिंगर। बहुत प्राइड और खुशी के साथ मैं ये अनाउंस करती हूँ, वैसे तो आप लोगों को पता ही है, लेकिन जिसको नहीं पता, इनको तमगाए हुस्ना कारकर्दगी से अवार्ड किया गया है, नेशनल अवार्ड इनको दिया गया है 23 मार्च 2021 में। मुझे पर्सनली बड़ी खुशी है, बहुत मेहनत की है हिना ने, बहुत एफर्ट करके इस स्टेज पे पहुंची हैं, और अभी तो हिना ने बहुत आगे जाना है। हमारी इंटरनेशनल सुपरस्टार हैं ये, माशाल्लाह।
हिना जी, आज हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी शख्सियत है। मैं चाहती थी कि जब आप भी यहाँ पे हों तो तब हम उस्मा को बुलाएं। इनकी कहानी ट्रूली एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है हर पाकिस्तानी औरत के लिए, हर औरत के लिए दुनिया में जो कभी किसी टफ टाइम से गुजरती है और उसको समझ नहीं आती कि वो क्या करे। तो उस्मा हमें बताएंगी कि उन्होंने क्या किया। अस्सलाम वालेकुम उस्मा जी। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। असल तो हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट बिल्कुल ये होते हैं ना, कोर्स ऐसे ही है। अच्छा, तो मुझे ये बताइए उस्मा जी, अपनी कहानी अगर हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें, कहाँ से बात शुरू होती है? आप गाँव में रहती थी? जी हम गांव में रहते थे और गांव का माहौल आपको पता ही है कैसा है। गांव से फिर हमें वो फैमिली क्राइसिस की वजह से लाहौर आना पड़ा और लाहौर की दुनिया एक अलग थी। मुझे बिरयानी का नहीं पता होता था बिरयानी का नहीं पता मुझे होता आमलेट का नहीं पता होता था कि आमलेट क्या होता है। और उसके बाद फिर हम लाहौर आ गए तो फिर यहाँ पे समझ ही नहीं आती थी हमसे करें मुराद क्या। कौन कौन? पूरी फैमिली, अम्मी अब्बू घर जी वाले? मेरी हम 2 भाई और 2 बहनें। माशाल्लाह। सबसे बड़ी मैं हूँ, फिर सबसे छोटी बहन है। अच्छा, तो यहाँ पे आके फिर मैं एक धागे काटने वाली फैक्ट्री में, मुझे गारमेंट्स की कंपनी में लगा दिया गया। तो वहाँ ना धागे काटने होते थे, वो मुझे काटने ही नहीं आते थे। सुबह से शाम तक मैंने काटे, तो मैंने 6 रुपये कमाए। और मेरी अम्मी अब्बू मुझे लेने आए क्योंकि टीन एज में मैं थी, छोटी सी थी। तो वो जो हमारा ठेकेदार था उसने कहा आपने 6 रुपये कमाए और 8 रुपये तो किराया लग गया आपके अम्मी अब्बू का, तो ये नुकसान हो गया। फिर मैंने कहा कुछ ऐसा किया जाए। मैंने फिर अपने अब्बू से कहा कि हम पैदल जाया करेंगे। तो आप बिलीव करें कि हम कोट लाखपात स्टेशन से हम दर चौक पैदल आते थे। ये कितना लंबा रास्ता है? 2 घंटे का। 2 घंटे का चल के जाना और 2 घंटे चल के आना। गाड़ी में बंदा बैठ के थक जाता है, मोटर बाइक पे 2 घंटे बैठ के थक जाता है, साइकिल पे तो आप सोचे कि अपनी टांगों से चल के, इसीलिए माशाल्लाह इतनी स्लिम स्मार्ट है आप। अच्छा, फिर? जी 6 बजे हम चलते थे, 8 बजे पहुंच जाते थे। तो थोड़े थोड़े से पैसे जमा करके कमेटी डाल के हमने छोटा सा एक घर बना लिया। बना लिया? क्या बात है। 2000 में हमने अपना घर बना लिया था। 1908 से, यानी कि 1998 से लेकर 2000 तक हमारा घर बन गया छोटा सा, और बड़े खुश थे हम। और उसके बाद 2005 में मेरी शादी हो गई। और शादी, रिश्ता कैसे डिसाइड हुआ? रिश्ता बस मिल गया था। एक मेरी अम्मी के कज़न थे डॉक्टर साहब, तो उनके जानने वाले थे, मुझे उनसे मोहब्बत ही बड़ी हो गई। बस मैंने कहा यहीं कर दो, रिश्ता हो गया। ही वाज MA इंग्लिश, MA इकोनॉमिक्स, LLB, माशाल्लाह। एंड आई वाज ब्लैंक। आपने कुछ नहीं, आपने मैट्रिक भी नहीं किया था? नो। तो शादी हो गई और शादी के दिन से ही लेकर उनको पता था ये बेवकूफ़ लोग हैं, सादे हैं गांव के। बेवकूफ़ उनको लोग बना देते हैं, वो सिंपल होते हैं। गांव के लोग जो होते हैं ना वो सिंपल होते हैं, लोग उनको समझते हैं, मासूम होते हैं। तो उनको लोग समझते हैं बेवकूफ़ है। तो उसने इस मेरे अनपढ़ होने का ये फ़ायदा उठाया कि उसने एक तो तानेबाजी बड़ी की और दूसरा उसने मेरी अम्मी अब्बू का जो छोटा सा हमने घर बनाया था उसने सेल कर दिया धोखे से। और वो मैं रोड के ऊपर छोड़ के और घर सेल करके, बल्कि बेच के, हमें लोगों के हवाले करके चेक लेके उनसे हमें रोड पे छोड़ के चला गया। मेरा उनमें से एक बेटा था। बेटा उस वक्त 3 माह का था। जब मेरे ससुराल वहाँ थे तो गाड़ी ने हमें गलत उतार दिया टोबा टेक्सिंग के पास। हम वहाँ से पैदल रात को आए। तो मेरे ससुराल वालों ने कहा कि जो उसके चाचू थे सारे पुप्पो वगैरह, उन्होंने कहा जी हम इंसानियत के नाते इतना कर सकते हैं कि 3-4 घंटे आप इधर रहें और ये 2000 रुपया किराया लें और वापस जाएं। 3-4 घंटे यहाँ पे रहें बस? अच्छा। रात थी ना। फिर हम वापस आ गए। लोगों ने हमारा सामान उठा लिया, घर से सारा सामान उठा के ले गए। मुझे एक हफ्ता समझ नहीं आई कि मैं क्या करूँ। मैं ये सोच नहीं सकती थी कि वो मुझे छोड़ के भी जा सकता है। तो फिर मैंने कहा मैं क्या करूँ, पढ़ी लिखी तो मैं थी नहीं, मुझे कहीं जॉब भी नहीं मिलती थी। तो फिर एक स्कूल के अंदर मुझे स्वीपर की जॉब मिली, सफाई की। और मैंने अपने घर वालों से चोरी की और मुझे इतनी खुशी हुई कि मुझे जॉब तो मिली है ना। तो मैंने वॉशरूम साफ़ किए उनके और मैं चोरी जाती थी सुबह 5 बजे उठ के। और वो स्कूल की मैं सफाई करके, एक कनाल का वो स्कूल था, डबल स्टोरी, सफाई करके मैं वापस आती थी। तो रास्ते में आते हुए एक दिन मेरी तबीयत नहीं ठीक, तो मैंने कहा, एक मेडिकल स्टोर था, मैंने कहा मैंने ना मेडिसिन लेनी, मैंने कहा यहाँ पे कोई जॉब की ज़रूरत है? उन्होंने कहा जी सफाई की ज़रूरत है। मैंने कहा जी मैंने करनी है। तो फिर वहाँ पे मैंने सफाई स्टार्ट की। तो स्कूल में भी सफाई की और यहाँ पे भी? 2008 में बच्चे वहाँ पे मैट्रिक करके आए, तो वो सारे कह रहे हैं हमने मैट्रिक कर लिया। मैट्रिक अगस्त की बात थी। तो मैंने कहा मैट्रिक क्या होता है, मैंने भी करना, मुझे भी कराओ। मैं सच्चे जाऊँ। वो कहते हैं इसके लिए बाजी आपको पढ़ना पड़ेगा। मैंने कहा बुक्स दे दें। उस टाइम मैं 22 साल की थी और बच्चे 15-16 साल की एज में मैट्रिक करते, मैं उनसे बड़ी थी। मेरा एक बेटा भी था। तो मुझे सारी अकेडमीज़ में गई, किसी ने मुझे, ऑल अकेडमीज रिजेक्टेड मी।
मुझे किसी ने एडमिशन नहीं दिया कि अगर आप फेल हो गई तो हमारी अकेडमी का इमेज ख़राब हो जाएगा। तो मैं क्या करूँ ना, मेरे पास बुक्स थी। मेरी छोटी बहन और भाई जो थे ना वो रेगुलर स्टडी में थे, वो उस टाइम 9th में थे माशाल्लाह। तो उनको मैं पढ़ा रही थी। मैंने अपने घर वालों से कहा कोई बात नहीं, हालांकि उस टाइम मुझे एक सहारे की ज़रूरत थी, सपोर्ट की ज़रूरत थी। आपकी जब शादी हो जाती ना तो आपके घर वाले भी फिर आपको उस नज़र से नहीं देखते, रवैये बदल जाते हैं, मुझे पता है, मैं खुद गुजरी हुई हूँ इससे। जी। तो मैंने उनसे ये कहा कि इंशाल्लाह ताला हम कामयाब हो जाएंगे, आप लोग मेरा बस थोड़ा सा साथ दें। यार मैंने बुक्स ली और किसी ने मुझे नहीं पढ़ाया। एक मेरे ना अबू के दोस्त थे, उनकी बेटी थी, उसने मुझे ना मैथ पढ़ाना शुरू किया। मैथ मुझे नहीं आया, मैंने कहा ये मुझे नहीं आना। इंग्लिश मुझे वो मेडिसिन के नाम पढ़ पढ़ के ना मेडिकल स्टोर पे तो वो आनी शुरू होगी। उर्दू भी मुझे बोलना आ गया। तो मैंने बुक्स ली, अपने बेटे को उठाया और पार्क में चली गई। तो बड़ी ड्रोनी सी पार्क थी, डूंगी ग्राउंड उसका नाम है, और वहाँ पे सारे निशाई होते हैं क्योंकि वो बड़ी, वहाँ कोई आता जाता नहीं। मुझे कोई दुनिया में नज़र ही नहीं आता था उस टाइम। तो मैंने अपनी सारी बुक्स आगे रखनी, अपने बेटे को उठाना, और मेरे पास 5 रुपये नहीं होते थे कि मैं उसको एक सलांटी दिला सकूँ। मैंने उसको एक सलांटी ऐसे 5 रुपये की देनी, उसने पास बैठे रहना। मेरी छोटी बहन बहुत अच्छी थी, वो उसकी बड़ी केयर करती थी। तो मैंने ना वहाँ पे सारा दिन पढ़ना, सफाई भी करनी उधर दोनों की, और मैंने पढ़ना, शाम को मैंने घर आ जाना। एक ना स्कूल वाले बहुत अच्छे थे, उन्होंने मेरा एडमिशन भेज दिया मैट्रिक का। कहते हैं मैट्रिक, मैंने कहा मैट्रिक करना, कहते हैं 9th में है। मैंने कहा वही ना, एक ही होगी जो भी होगा। मैंने इतनी मेहनत की, मैथ मैंने पूरा जुबानी याद किया ये भी एक टैलेंट है। मैंने 9th और 10th का मैथ पूरा जुबानी याद किया क्योंकि मुझे आता नहीं था। और बाकी मैंने ना, मेरे पेपर आए तो मेरा बेटा मेरे साथ ही जाता था, वो बहुत रोता था जब मैं पेपर देने जाती थी। तो मैं उसको ना साइड पे करके, उस टाइम वो 2 साल का था, मैंने पेपर्स दिए और मैंने एक 500 रुपये का नोट जमा किया। जिस दिन मेरा रिजल्ट आया, मैंने एक वो स्टॉल लगते थे। अच्छा एक मिनट, रिजल्ट क्या आया ये हम ब्रेक के बाद शेयर करेंगे। अभी हम ये नहीं बताएंगे कि रिजल्ट क्या आया। लड़की हमारी पास हुई, फेल हुई, ऑब्वियसली 2 जॉब्स कर रही है, सफाइयाँ मेडिकल स्टोर में भी, स्कूल में भी, साथ में पढ़ भी रही हैं। ऑब्वियसली घर की भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, वो भी हैंडल कर रही है। हुआ क्या, ये हम ब्रेक के बाद जानेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आपको याद कराऊंगी कि केसरिया की तरफ से हमारे पास कुछ गिफ्ट्स हैं आपके लिए जो हम ऑनर देंगे। बल्कि मेरी तो बहुत ख्वाहिश है कि जो हमारे आज केसरिया के गिव अवेज हैं वो हम अपने दोनों सुपरस्टार्स को दें जो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं। एक तो हम हिना नसरुल्लाह को जोड़ा गिफ्ट करना चाहेंगे, बल्कि आपको नहीं, हम अम्मी को करें। बिल्कुल, वैसे अम्मी के पास ही जाता है, आप टेंशन ना लें। हमेशा हर चीज अम्मी को जाती है, हिना के हिस्से में कम ही चीजें आती है हमारी तरफ से। और ऑफ कोर्स उस्मा जी को भी केसरिया की तरफ से हम एक जोड़ा गिफ्ट करेंगे। और अब आ जाते हैं अपनी गुफ्तगू की तरफ वापस। मैंने भी बाद में केसरिया का आउटफिट पहना है अपनी टूटी लत के साथ लेकिन बहुत खूबसूरत लग रहा है। इट्स सच अ लवली आउटफिट एंड बाय द वे केसरिया के कपड़े इतने अच्छे होते हैं और मतलब अफोर्डेबल। लिबास वो होता है जो कंफर्टेबल हो, आपको पहन के भी आप इजी फील करें। और देखिए ना, मेरी फिजिकल सिचुएशन के हिसाब से उन्होंने मुझे चीज़ अरेंज करके दी। मैंने कहा मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं जब चल रही होती हूँ तो मेरे टांग नजर आ रही होती है इस तरह से, तो उन्होंने इतना प्यारा सा मुझे बना के दिया। थैंक यू केसरिया। ओके, एंड थैंक यू हमारे गेस्ट के लिए भी प्यारे प्यारे जोड़ों का। अच्छा उस्मा जी, अब आ जाते हैं एक ज़रूरी सवाल की तरफ, और वो ये है कि मैट्रिक के रिजल्ट आया क्या? मैंने 500 रुपये का नोट जमा किया और अपने बेटे को उठाया कि अगर पास हुए तो हम ये खर्च करेंगे, और अगर फेल हुए तो फिर बड़ा तैयार शहर होके उसको उठाया। एक स्टॉल लगा था, मैंने जाकर पूछा 1614140 याद है नंबर है। मैट्रिक का रोल नंबर आपको हमेशा ज़िंदगी में याद होना चाहिए, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज में जब आप इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं कि आप मैट्रिक का रोल नंबर पूछा जाता है। ये बात लोग जो सुन रहे हैं उनको अपने मैट्रिक का रोल नंबर ज़रूरी याद होना चाहिए। अच्छा फिर? तो उन्होंने कहा आपका नाम उस्मा गिलानी। मैंने कहा जी। कहते हैं आपके ना 662 मार्क्स है और आप पास हैं। मैंने कहा भाई ज़रा ध्यान से देखो, ये रिज़ल्ट दूसरी टाइप का है। कहते हैं आप पास है। फिर मैं एक और जगह गई, वहाँ से पूछा, फिर मैंने अपने जो डॉक्टर साहब से उनसे कहा, उन्होंने बोर्ड ऑफिस फ़ोन किया, तो फाइनली मैं पास हो गई। मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ ये फीलिंग, क्योंकि जब कनाडा में मैं भी पोचे लगा लगा के अपनी फीसें पूरी कर रही थी, सारा कुछ कर रही थी, बिकॉज मैंने भी उस्मा जी की तरह स्वीपर का काम किया है, बड़ी बड़ी हैप्पीली और बड़े प्राउडली। मुझे इसमें कोई शर्म नहीं आती, ना उस्मा को आती। हम यही बात ब्रेक पे कर रहे थे कि अल्लाह का बड़ा करम है कि हम जैसे तैसे भी पैसे कमा पाए और अपनी अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर पाए, अल्हम्दुलिल्लाह। और जब रिजल्ट मेरा भी आया था और मैं डीन्स ऑनर रोल पे आई थी, तो मैं तो यकीन ही नहीं आया कि ये कैसे हो गया।
मतलब ये सब कुछ करने के बावजूद बिजी होना सारा। अच्छा फिर क्या हुआ? मेरे छोटे भाई ने किया था मैट्रिक, उसको मार मार के करवाया था, उसके 553 मार्क्स, बट वो भी पास हो गया। वो मेरी छोटी बहन भी होगी, अल्लाह। तो मैं बड़ा खुश। फिर मैंने अच्छा जॉब तीनों ने किया एक साथ? एक माशाल्लाह, साथ, वो very दोनों nice. थे ना रेगुलर, और मैं तो उनके साथ ऐसे ही आ गई ना। तो हमने मैट्रिक कर लिया, बड़ी खुशी हुई। और जिस बुक सेंटर से मैं बुक लेके कहती ना देना ज़रा, सुबह पेपर होता था, शाम को मैं पूरी बुक पढ़ती थी, तो वो 1 घंटा, फिर मैं कहती थी मुझे नहीं पसंद। मैंने जब जाकर उसको बताया, कहता बाजी आप कहती तो मैं आपको बुक फ्री दे देता। मैंने कहा उस टाइम आपने नहीं देनी थी, आपने कहना था ये फ्रॉड कर रही है सारा कुछ। उसके बाद मैंने जॉब्स के लिए अप्लाई किया, कहाँ जॉब मिलनी थी, उन्होंने कहा फिर पढ़ें। फिर मुझे ना मेडिसिन के इतने अच्छे नाम आ गए, मुझे ECG करनी आ गई, मुझे बर्नूला पास करना आ गया, मुझे ड्रिप लगानी आ गई, और मैं ना एक हॉस्पिटल के अंदर जॉब पे चली गई। और साथ मैंने इंटर किया हॉस्पिटल में सफाई से। फिर मैं हॉस्पिटल में जॉब पे चली गई, वहाँ पे मैं मेडिसिन में, यानी कि एक उनकी जो डिस्पेंसरी थी, वहाँ मुझे जॉब मिल गई। इंटर मैंने किया, 686 मार्क्स आए, बड़े अच्छे। वो और जिस दिन मेरा इंग्लिश का सुबह पेपर था, इतनी आंधी आई मेरे सारे नोट्स उड़ गए। और मेरी छोटी बहन बड़ा हंसी थी, वो कॉलेज में पढ़ती थी, आप भी वो अगर सुन रही होगी तो हंस रही होगी। सारे नोट्स उड़ गए। फिर मैंने जाके जगह जगह से वो इकट्ठे किए, लेकिन उस टाइम गुजर गया। खैर मैंने पेपर दिए, पास होगी। उसके बाद फिर मैंने कहा अब मुझे आगे पढ़ना है। तो फिर बात आ गई सोसाइटी, रिलेटिव, शादी शादी शादी। मैंने सबसे कहा मैंने शादी नहीं करनी। बाकी मेरे 3 बहन भाई छोटे थे, और मेरी अम्मी बेचारी रजाइयाँ घर में सिलाई करती थी कपड़े, और मेरे अब्बू मंडी में जाते थे काम करते थे। मेरे छोटे भाइयों ने अमरूद बेचे, गर्म अंडे बेचे। एक दफ़ा मैं भी उनके साथ गई थी। बड़ी मुसीबतें हमने देखी उस शख्स के बाद। तो उसके बाद फिर मैंने कहा मैंने नहीं पढ़ना, मैंने यानी कि शादी नहीं करनी, मैंने अपनी फैमिली का ख्याल रखना। लेकिन फिर मुझे आना पड़ा। मैंने BCom किया गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स से, मुझे वहाँ एडमिशन मिल गया। अमेजिंग। BCom पार्ट 1 में मैंने नहीं, मुझे समझ आई कि क्या है, ज़ाहिर मेरी कोई बैकग्राउंड नहीं थी। नहीं, मेरी 3 सप्लीज आई। मैंने कहा यार ये क्या होता है, मुझे अकाउंटिंग मुझे आ गई बड़ी अच्छे तरीके से, वो मैंने समझ ली। बाकी वही चक्कर कि मुझे मैथ वगैरह नहीं आ रहा। BCom पार्ट 2 में थी, दोबारा मेरी शादी, मेरा दोबारा निकाह हुआ। जिस शख्स से हुआ वो मेरे से 8 साल छोटे हैं और अनमैरिड, और मेरा निकाह कर दिया गया, यानी कि मुझे हारना पड़ा अपने घर वालों के सामने। और मैंने कहा किसी रेडी वाले से कर दो अब, ठीक है। लड़ाई, यानी कि भाई जो छोटे थे उनकी शादी करनी थी, फिर भाभियाँ आती, फिर मसला होता, तो इसलिए मैंने कहा चलें कर दे। मैंने शादी कर ली, और उसके साथ मिलके फिर वही जो मेडिकल स्टोर के ऊपर मैं सफाई करती थी, वो दुकान खाली होगी, शायद मेरी किस्मत के लिए हुई। तो 500 रुपये से फिर मैंने मेडिकल स्टोर स्टार्ट किया अपने हस्बैंड के साथ मिलके। हम एक मेडिसिन का डिब्बा लेके आए थे, पैनाडोल का 500 का, वो बेचा, उसमें से 15 रुपये बचे। तो वो ऐसे करते करते हमने वो मेडिकल स्टोर बनाया। और साथ में BCom पार्ट 2 में मेरा निकाह हो गया। मैंने उनसे कहा मैंने पढ़ना है। ये अचीवमेंट्स मैंने बड़ी मुश्किल से किए, और पार्ट 2 में मैंने ऐसा जम के पढ़ा कि टैक्स लोग मेरे से पढ़ने आते थे, और फिर मैंने इतने अच्छे मार्क्स लिए। तो हस्बैंड कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे साथ बड़े कोऑपरेटिव हैं। उन्होंने MBA उन्होंने ही मुझे करवाया। हुआ था उनको कुछ? जी, मैंने उनके साथ ब्रेक ली, उनमें से मेरी एक बेटी हुई माशाल्लाह। तो उसके बाद फिर मैंने MBA में एडमिशन लिया। ओके। कहाँ एक अनपढ़ लड़की और कहाँ एक प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर जा रही, और मैंने MBA में एडमिशन लिया। मेरी फर्स्ट क्लास थी, और मैं जब घर आई तो मैंने बताया कि वहाँ पे ऐसा माहौल है, मम्मी डैडी माहौल है, बड़े लोग वहाँ पे इस तरह हैं, लेकिन मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। कोई CGPA का चक्कर है, अगर वो हमने पूरा कर लिया तो फीस नहीं देनी पड़ेगी। तो कहते हैं ठीक। इतनी देर थी तो उनके सर में दर्द हुई और उनको हेमरेज और पैरालाइज हो गया। और मेरी ज़िंदगी वहीं आके ठहर गई जहाँ पे 10 साल पहले थी। तो वो नहीं मैं सह पाई, बाकी मैंने सब कुछ सह लिया था। कोमे में चले गए, डॉक्टर ने कहा ही इज़ डेड। तो नेक्स्ट डे उनको होश आया तो उन्होंने देखा मेरी बाजू टांग नहीं हिल रही। जब उन्होंने आंखें खोली तो इतनी टेंशन ली, फिर दोबारा हेमरेज हुआ, डबल हेमरेज हो गया, और वो कोमे में चले। मेरी MBA की वहाँ पे क्लासेस, मेरा मेडिकल स्टोर, मेरी 6 माह की बच्ची, 7 साल का बेटा, घर, क्या करूँ मैंने कहा 24 घंटे का दिन बहुत छोटा है, 48 घंटे का होना चाहिए था, मैनेज नहीं हो रहा, लेकिन कुछ करना पड़ेगा। ना मेरे पास कुछ पैसे ना कुछ, वही छोटा सा एक मेडिकल स्टोर हमारा सहारा था, वो भी ख़त्म हो रहा था। वो कोमे में थे, उनकी ज़िंदगी जा रही थी, मेरी बेटी घर में थी। मैंने फिर एक स्ट्रेटजी बनाई कि मैं सुबह फिर 4 बजे उठती थी, और ज़िंदगी के 2.5 साल मैं 2 घंटे डेली सोई हूँ। तो फिर हस्बैंड को हुआ क्या उसके बाद? उसके बाद फिर वो 21 दिन के बाद कोमे से बाहर आ गए बाहर। अल्लाह का शुक्र है। उस्मा में थोड़ा मेरा तरा निकल गया था कि मतलब एंड ही इज ओके नाउ।
अल्हम्दुलिल्लाह। पैरालाइज्ड हैं, नहीं हैं, क्या? लेफ्ट साइड सारी डेड होगी, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है। 6 माह के बाद उन्होंने कहा था अम्मी अब्बू, मैंने उनका वॉशरूम अपने हाथों से साफ़ किया बेड के ऊपर। 1.5 साल फिर वो बेड पे रहे। मैं सुबह 4:30 बजे उठ के सारे काम वाम करके अपनी बेटी को, 6 माह की बच्ची को 7 साल के बेटे के हवाले करके तो यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाती थी। 6:30 में घर से निकलती थी, आधा घंटा मैं पैदल चलती थी और 1 घंटा वैन में गुजरता था। वहाँ पे क्लासेस दे के 5 बजे घर आती थी, आगे बच्ची को फीड करा के बच्चे के हवाले करके मेडिकल स्टोर खोलती थी और रात 1 बजे बंद करके वापस आती थी और फिर आगे MBA की बुक्स खोल के पढ़ती थी। तो 3 साढ़े 3 बज जाते थे, मैं सो जाती थी, फिर 1 घंटा 1.5 घंटा फिर वही। और मैंने अपने आप को मशीन की तरह चलाया, मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे साथ हुआ क्या, दिन कब हुआ है, रात कब हुई है, गर्मी लगी है, भूख लगी। और एक मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, बहुत अमीर, अल्लाह उसको और करे, उसकी किस्मत अच्छी करे, आसमा यूनिवर्सिटी ने, उसने मुझे मेरा हाथ पकड़ा। तो मुझे मुँह नहीं लगाते थे, कहते थे ये गरीब है, मेरे पास नहीं कोई बैठता था, मुझे कोई असाइनमेंट नहीं बनाने देता था, मेरे पास कंप्यूटर नहीं होता था, टच मोबाइल मुझे नहीं पता था क्या है, मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो फिर मेरे दोस्त आसमा, उसको पता चला, उसने मुझे अपने साथ बिठाया, उसने मुझे अपने लैपटॉप पे काम कराया, मेरे प्रोजेक्ट्स बना के दिए, मुझे असाइनमेंट्स दिए। तो फिर मेरे हस्बैंड अल्हम्दुलिल्लाह कोमे से बाहर आ गए। फिर मेरी यूनिवर्सिटी में 3-4 टीचर थे, उन्होंने मिल के मुझे कर्जा हंसना दिया कि आप दोबारा अपना मेडिकल स्टोर स्टार्ट करें। मेडिकल स्टोर मेरे से ख़त्म हो गया, नहीं संभाला गया कि मैं रात 1 बजे जॉब तो करती, लेकिन कस्टमर आपका वेट नहीं करते, वो स्विच कर जाते। और फिर मेरी 6 माह की बच्ची थी, जब मुझे लगा ना कि मेरे हस्बैंड नहीं बचेंगे, डॉक्टरों ने कहा, मेरे पास अपना एक 2 मरले का घर है, तो डॉक्टरों ने कहा अपना 8 लाख का बंदोबस्त करें, इनकी सर्जरी होनी है। मैंने डीलर को फ़ोन किया, मुझे सिर्फ 8 लाख रुपये चाहिए, मेरा घर ले लो। कहता बाजी आप पागल हैं। मैंने कहा मेरे हस्बैंड ज़िंदगी और मौत के बीच में। मैंने उनसे कहा, तो नेक्स्ट डे जब मैंने अपनी बेटी के हाथ उठाए, मैंने कहा दुआ करो पापा ठीक हो जाएंगे, मेरा मुन्ना, मैंने कहा पापा ठीक हो जाएंगे। उसको पता नहीं था कि ये मेरे पानी जो अल्हम्दुलिल्लाह वो 21 दिन के बाद कोमे में बाहर आ गए, उसको घर ले आए बेड पे। मैं यूनिवर्सिटी जाती थी, वो बड़ा रोते थे पीछे से, इतना रोते थे, कई दफ़ा मुझे क्लास छोड़ के आनी पड़ती थी और वहाँ बड़ा कंपटीशन था। मैंने बड़ी मुश्किल से फिर फाइनली MBA किया, मेरा 3.34 CGPA। Oh my God! Uzma, you really are strong, Uzma. Yes. You really are strong, Uzma. By the way, Strong Uzma के नाम से इनका YouTube चैनल है, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं पर्सनली आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ और इनकी वीडियोस देखिएगा। शी इज़ एन अमेजिंग पर्सन, एक बाहिम्मत, ऑसम यंग लेडी, जो एक ट्रू एग्जाम्पल है हम सब के लिए। हम ब्रेक की तरफ आएंगे तो अपनी स्टोरी की कंक्लूजन की तरफ जाएंगे और हिना जी ने कुछ डेडिकेट करना है उस्मा को, तो हम वो भी सुनेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। पाकिस्तान की आज़ादी से जुड़ा है PTCL का सफ़र का आगाज़। यही वजह है इस साल पाकिस्तान के साथ साथ PTCL भी अपने 74 ईयर्स मुकम्मल कर रहा है। पाकिस्तान की आज़ादी का ये जश्न PTCL मना रहा है राब्तों की आज़ादी के साथ। पाकिस्तान है PTCL की शान और PTCL है पाकिस्तान की पहचान। PTCL पाकिस्तान का वाहिद नेटवर्क है जो 74 सालों से पाकिस्तानियों को चाहतों के रिश्तों से जोड़े हुए है। शहर हो या गांव, कस्बा हो या देहात, PTCL है हर जगह पाकिस्तानी आवाम के साथ। PTCL दे रहा है पाकिस्तान के हर उस इलाके में राब्ते की सहूलत जहां और कोई नहीं। सो ज़रूर PTCL का इंतखाब करें। व्यूअर्स, आइए देखते हैं इनका बहुत ही प्यारा सा कमर्शियल। जी हाँ व्यूअर्स, पाकिस्तान है PTCL की शान और PTCL है पाकिस्तान की पहचान। 74 इयर्स का एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता, ताल्लुक़ और जर्नी। क्या बात है PTCL की। जी हाँ व्यूअर्स, हम बात करें स्ट्रॉन्ग उज़मा से, और स्ट्रॉन्ग उज़मा के नाम से ही इनका YouTube का चैनल है। आप सब ने सब्सक्राइब करना है। अगर आप मुझसे प्यार करते हैं ना, तो ये काम आपने ज़रूर करना है। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, मुझसे कोई गर्ज नहीं है, लेकिन स्ट्रॉन्ग उज़मा के YouTube के चैनल से आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जब हिना नसरुल्लाह जैसी बाहिम्मत, ब्रिलियंट, अकम्पलिश्ड यंग लेडी हमारे साथ हैं, हिना जी आप क्या कहना चाहेंगी? आई नो कि आपके दिल में भी बहुत सी बातें हैं। बहुत अच्छा लगा इनकी बातें सुन के, और मैंने इनके YouTube चैनल पे इनको देखा है, इनकी सारी स्टोरी पढ़ी है और बड़ा अच्छा लगा है। मेरा ख्याल है कि जैसे इन्होंने बोला कि अगर 48 घंटे भी होते तो वो भी बहुत कम होते। तो अल्लामा साहब का एक बहुत खूबसूरत कलाम मुझे बड़ा पसंद है।
एक बात मैं ये कहना चाहूँगी कि इन्होंने जितनी भी बातें की हैं, जितना भी अभी तक काम किया है, तो बड़ों का कॉल है कि कामयाब, पेशरफ्त और कामरान ज़िंदगी गुजारने के लिए अपनी तवानाइयों और अपनी सलाहियतों को खालिस दूध की तरह रखिए। तो इन्होंने हर काम बहुत ईमानदारी से, बहुत इखलास से और अल्लाह पर एतकाद रखते हुए किया। तो अल्लामा साहब का एक बहुत खूबसूरत कलाम के चंद शेर हैं, वो मैं पेश करूँगी, क्योंकि ये मेरे ख़ुद के लिए भी बहुत अच्छा था, क्योंकि मैंने जब अपना एज एन प्रोफेशनली स्टार्ट किया, यूनिवर्सिटी में थी और अपने टीचर्स से अल्लामा साहब को डिटेल से पढ़ रही थी, तो वो था, जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पर असरार शहनशाही। तो इसकी मैंने ट्यून बनाई और फिर ये आगे तक पहुंची और फिर मैंने वर्सा में इसको परफॉर्म किया था। हमें तो ये एक बड़ा ही मजे का, ये इनको मैं डेडिकेट कर रही हूँ। मेरे भी जो ऐसा साथ थे वो यकीनन आपके साथ बिल्कुल मैच करेंगे और अच्छा लगेगा। हम अपने सेट पे बहुत मजे मजे की चीजें करते हैं, एक्टिविटीज रखते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये एलियंस कहाँ से आ गए हैं। ये प्यारे प्यारे से जो एलियंस हैं, इनका नाम साद और अली है। और अभी एक बड़ी एक्साइटिंग चीज हमारे सेट पे होने वाली है। आप देख रहे हैं कि ये एक्चुअली ब्लू बॉक्स चैलेंज का सेटअप लगा हुआ है। ब्लू बॉक्स चैलेंज तो हमारी जो ब्यूटीफुल यंग लेडीज हैं मतीबा एंड आरफा हमें बताएंगी, लेकिन मैं ये जरूर आपको बताती चलूँ कि नया और पहले से बेहतर एरियल मार्केट में आ गया है। एरियल की तारीख में ये सबसे ताकतवर प्रोडक्ट है, इनका सबसे ताकतवर फॉर्मूला है और इसकी खास बात ये है कि इसमें ब्लू फॉर्मूला है, हेंस द ब्लू बॉक्स चैलेंज। और ये जरूर मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हम मुकाबला करने जा रहे हैं अमेजिंग, बेहतरीन, लेटेस्ट जो हमारा एरियल है उसका और मार्केट के एक मशहूर डिटर्जेंट का। तो जब बताने वाले हैं तो उनसे पूछ लेते हैं, वतीबा क्या करने जा रहे हैं? हम यहाँ पे चैलेंज दिखाएंगे। जैसे आप लोग देख रहे हैं ब्लू बॉक्स चैलेंज यहाँ पे सेटअप किया हुआ है, हम करके दिखाएंगे चैलेंज आपको। और यहाँ पे 2 चैलेंज हम करके दिखाएंगे, एक तो ब्लू बॉक्स चैलेंज करेंगे, उसके बाद हम मुकाबला करेंगे नया और पहले से बेहतर एरिया का मार्केट के डिटर्जेंट के साथ। गुड लॉर्ड, मतलब चले देखते हैं क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट द ब्लू बॉक्स चैलेंज। ब्लू बॉक्स चैलेंज है क्या? ये हमारा ब्लू बॉक्स चैलेंज है। इसके सिंपल रूल्स सिर्फ ये हैं कि इनको 30 सेकंड्स दिए जाएंगे, जो हमारे 2 यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, और 30 सेकंड्स में जो ज़्यादा बजर प्रेस करेगा वो होगा हमारा आज का ब्लू बॉक्स चैलेंज का विनर। चले जी शुरू करें जी। तो पहले कौन जाएगा आप में से? ओके, तो सबसे पहले जा रहे हैं साद, राइट जी। और एक और एक्साइटिंग बात कि जो इन दोनों में से चैलेंज जीतेगा उसको एरियल की जानिब से हम लोग देंगे हायर की वॉशिंग मशीन। व्हाट? यस, मुझे जाने दो अंदर। नई वॉशिंग मशीन चाहिए प्लीज। जो सबसे ज्यादा बजर्स प्रेस करेगा मैं जा रही हूँ, मुझे उसको मिलेगी। मुझे आने दो प्लीज। अच्छा चलो, ना देना मशीन, तो हम स्टार्ट एरियल का करते गिफ्ट हैं। हैपर ही दे देना, उससे खुश हो जाऊंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना ब्लू बॉक्स चैलेंज। लेट्स स्टार्ट। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। लेट्स स्टार्ट। टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपका टाइम जल्दी जल्दी जा रहा है, जल्दी कीजिए। हल्ला, ये क्या हो रहा है? आपके 30 सेकंड्स बहुत जल्दी जल्दी जा रहे हैं, जल्दी बजर प्रेस अच्छा, करें। तो जिधर लाइट जलती है उसको उन्होंने प्रेस करना है। ओ पीछे पीछे पीछे, उधर उधर उधर, हाँ इधर 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 इधर। ओए किधर गए? हाय, खत्म हो गया टाइम। एक और एक्साइटिंग बात कि जितने ज्यादा ये बजर्स प्रेस करेंगे उतने ज्यादा इनके कपड़ों पे दाग लगे। तो कितने इन्होंने बजर्स दबाए? इन्होंने बजर्स प्रेस किए हैं 9 बजर्स प्रेस हो 30 गए। सेकंड्स चलो में। जी, योर टर्न नाउ मिस्टर अली। साथ आओ और दिखाओ कि कितना गंद मचा के आए हो। ये वाहिद सिचुएशन है जहाँ पे हम खुश होते हैं दाग धब्बे और गंद देख के। आओ जरा दिखाओ कितने नीले और पीले ये हो जो गए। दाग है ना हमारे पास इंक के, सालन के, चिकनाई के दाग हैं जो बहुत टफ स्टेन्स होते हैं, और ये हम दिखाएंगे नया और पहले से बेहतरीन एरियल किस तरह से इनको साफ करेगा। अच्छा कम ऑन अली, लेट्स गो इनसाइड। और बजर्स जो है बेसिकली लाइट चलती है तो वो उस बटन को, उस बजर को दबाना होता है। और बेसिकली हमारे पास एक टाइमलाइन होती है, उसके अंदर 1 2 3 गो। किधर जाले भी जाओ भाई। ओ ये इधर इधर उधर उधर, हाँ इधर इधर इधर। ये वैसे मैं चीटिंग करा रही हूँ, शायद आधी मशीन मुझे मिल जाए, एक हिस्सा उनको मिल जाए, एक हिस्सा मुझे मिल जाए। किधर गया?
अली वैसे बड़ी बुरी बात है, बहुत ही बुरे अंदाज में आपने खेला है। बजर तो चले और इनका टाइम खत्म हो गया हो है। गया टाइम। लेकिन देखें कि अब टाई हुआ है, उन्होंने भी 9 प्रेस किए थे, इन्होंने भी 9 प्रेस किए थे। तो अब हम 2 मशीनें देंगे। बिल्कुल, हम 2 मशीनें देंगे अच्छा, अपने मैंने कहा दोनों शायद पार्टिसिपेंट्स को। सफाई वाला एरिया एक और सुखाने वाला एरिया एक ले जाएगा, आधा आधा कर देंगे, ये भी हो सकता है। अच्छा तो आइए 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 बॉयज, लेट्स। अच्छा चलो पूरा चेंज होके आ गया। उसने कहा मैं असल में कैसा लगता हूँ। कमीज किधर की हमारी? हो, कमीज भी हमने दिखानी है। सो दोनों बॉयज जो हैं, साद एंड अली, दोनों हमारे विनर्स हैं और दोनों को हायर की तरफ से वॉशिंग मशीन मिलेगी। वेल एरियल की तरफ से, एरियल की तरफ से हाइट वॉशिंग मशीन। एंड किथे गए, ओए होए होए, और गंदे तरीन ट्रके हुए कमीजें हमारे पास आ गई। अच्छा कमीजें मैंने अभी नहीं धोनी, मैं ऑनर दिखाना चाहती हूँ धुलते हुए, ताकि कोई वो जो कहते हैं चीटिंग वाली मार्जिन ना हो। आइए 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 जल्दी से। और हमारे दोनों जो विनर्स हैं उनको मिलेगी एरियल की तरफ से वॉशिंग मशीन। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऑसम। तो ये तो ब्लू बॉक्स चैलेंज कंप्लीट हो गया। अब ब्लू बॉक्स चैलेंज के बाद एरियल का चैलेंज शुरू हो जाता है कि एरियल और मशहूर एक जो डिटर्जेंट है मार्केट में, उसके क्या हालात हैं। दाग चाहे हो धूल के, मिट्टी के या पसीने के, नया और पहले से बेहतर एरियल जो है वो सख्त से सख्त दाग निकालता है, और वो भी सिर्फ एक धुलाई में। तो ब्लू बॉक्स चैलेंज में तो हमने एक अमेजिंग सिचुएशन देख ही ली। अब कितने मिनट में हम अपनी धोएंगे? 2 मिनट में। जब हम ब्रेक के बाद आएंगे तो 2 मिनट में हम आपको दोनों मशीन्स में कपड़े डालेंगे, एंड विद इन 2 मिनट्स जब वो शर्ट्स वॉश होंगी तो हमें पता चलेगा। आपको बहुत मुबारक हो, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग। अब देखते हैं कि कौन सी कमीज सही तरीके से धुलती है। चलते हैं ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। एरियल का ब्लू बॉक्स चैलेंज तो आपने देखा, लेकिन अगर इसका पार्ट 2 हमने देखना है उससे पहले ये जरूर आपको याद कराऊंगी कि नया और पहले से बेहतर एरियल विद न्यू ब्लू फॉर्मूला, जिसके अंदर है नीले ज़रात जो कॉलर से जिद्दी दाग निकाल लेते हैं और कपड़ों को चमकदार और साफ बना देते हैं। उसके साथ साथ नया और पहले से बेहतर एरियल में ज़्यादा खुशबू है जो कपड़ों को धोने के बाद भी कपड़ों में देर तक रहती है और नई जैसी फ्रेशनेस महसूस होती है। और नया और पहले से बेहतर एरियल जो है नीला फॉर्मूला कपड़ों को धोने के बाद देता है शानदार चमक, जो कपड़े धोने के बाद हो जाते हैं बिल्कुल नए जैसे। तो बैक टू यू गर्ल्स, क्या होने वाला है? अब हम चलने वाले 2 मिनट चैलेंज की तरफ। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें से 2 शर्ट्स थी हमारी, तो एक को हम धोएंगे अदर डिटर्जेंट से मार्केट के, और एक को हम धोएंगे न्यू एरियल ब्लू से। आप धोएंगी एरियल से? जी। 2 मिनट का हमारा टोटल चैलेंज होगा यहाँ पे। और वो डाल रही हैं एक रैंडम Other मशहूर सा जो डिटर्जेंट है मार्केट में ऑलरेडी। बिल्कुल सही। और फिर अब हम स्टार्ट करते हैं अपना 2 मिनट का चैलेंज। तो चलिए 1 2 3 ओके। तो चले, जब तक ये हमारा 2 मिनट का चैलेंज चल रहा है, हम कुछ नए और एरियल पहले से बेहतर की आपको खसूसियात बताते चलते हैं। हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि नया और पहले से बेहतर एरियल में ऐसी कौन सी खास बातें हैं जिसकी वजह से ये नया और पहले से बेहतर एरियल और बेहतर हुआ है। तो इसकी पहली खास बात हम पहले भी बता चुके हैं कि इसके अंदर है ब्लू फॉर्मूला, उसमें है नीले ज़रात, जो कि आपके तीनों और कॉलर्स पे जिद्दी दाग लग जाते हैं उनकी धुलाई करता है, उनकी हर दीवार गिराता है, वो भी सिर्फ एक धुलाई के अंदर। इसकी दूसरी बात है बहुत ही ख़ास इसकी खुशबू। नया और पहले से बेहतर एरियल अब पहले से बेहतर खुशबू लेकर आया है, जो कि आपके कपड़े धुलने के बाद आपके कपड़ों पे बहुत ज़्यादा देर तक रहती है। और जब भी आप झाग कितनी बनी है वहाँ पे एरियल वाले बॉक्स में, जब भी आप अपने धुले हुए कपड़े पहनते हैं तो आपको एक नई जैसी फ्रेशनेस का एहसास दिलाती है एरियल की खुशबू की वजह से। इसकी तीसरी खास बात है इसकी चमक। हम कपड़े धो लेते हैं, दाग निकल जाते हैं, मगर चमक चली जाती है।
चमक नहीं आती हाँ, है। वो मतलब पुराने से लगने शुरू हो जाते हैं कपड़े। लेकिन नए और पहले से बेहतर एरियल में ये खास बात भी है कि जब आप कपड़े धो लेते हैं तो दाग भी हटते हैं और एक शानदार चमक आती है, वो भी सिर्फ एक धुलाई में, और आपके पुराने कपड़े आपको बिल्कुल नए जैसे लगते हैं जब भी आप एरियल ब्लू से अपने कपड़े धोते हैं। दैट इज फैबुलस। और व्यूअर्स ये ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी कि देखिए जब भी आप डिटर्जेंट का इंतखाब करें सोच समझ के करना चाहिए। देखें हम लोग पैसे बड़ी मेहनत से कमाते हैं, रोज़ी रोटी कमाना कोई आसान काम नहीं है, तो जो मार्केट में बेस्ट क्वालिटी की चीज़ है हमें उसी की तरफ जाना चाहिए। और इसीलिए हम आपको कहते हैं कि आपको इंतखाब करना चाहिए नए और पहले से बेहतर एरियल का। पहले भी एरियल बेस्ट था और आज भी जो एरियल है वो बेस्ट है, और इसीलिए हम ये लाइव चैलेंज आपके लिए कर रहे हैं। आपके सामने शर्ट्स डाली हैं, आपके सामने जो है उन्होंने डिटर्जेंट डाला है और फिर उसके बाद पानी जो है वो लो जी मशीन्स भी हो गई, टाइम्स अप हो गया है। तो पहले हम देखेंगे अधर डिटर्जेंट का रिजल्ट। तो आप सबको क्या लगता है, क्या अधर डिटर्जेंट ने सारे दाग निकाले होंगे या नहीं? तो देखते कुछ हैं। हद तक तो निकल जाने चाहिए इसे। नहीं आप निकले? झाग का कलर देखें और अब शर्ट की भी हालत हम देखेंगे कि इसका तो बिल्कुल कलर है ही या चेंज हो नहीं। गया है। चले हम हाय 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 पीली शर्ट का रंग क्या कर दिए? ये बिल्कुल ग्रीन हो गई है, स्टेन्स बिल्कुल नहीं निकले इसमें से। नॉट नाइस एट ऑल। तो अब हम आपको दिखाते हैं नए और पहले से बेहतर एरियल का रिजल्ट। क्या नए और पहले से बेहतर एरियल ने मार्केट के डिटर्जेंट के मुकाबले में सारे दाग निकाले होंगे या नहीं? देखते हैं। तो क्या लगता है, नए और पहले से बेहतर एरियल ने स्टेन्स रिमूव किए होंगे? देखो मेरी बात सुनो, आपने इंक के स्टेन्स डाले हैं, आपने सालन के डाले हैं, कुछ ना कुछ तो रहना बनता है। वैसे मैं वैसे एक बात कह रही हूँ कि मतलब जब हम कपड़े धोते हैं, बच्चे जब उछल कूद करके आते हैं स्कूल वगैरह से, ये वो बेड़ा गर्क हुआ होता है शर्ट्स का, और ज्यादातर ऐसा होता है कि निशान जो है वो नहीं निकलते, तो फिर नए लेने पड़ते हैं यूनिफॉर्म या हैं। एक मिनट, व्हाट इज दिस? ये देखिए, ये नए और पहले से बेहतर एरियल की सफाई है। यार मैं अपने टूटे पैर के साथ आ रही हूँ। नए और पहले से बेहतर एरियल ने मार्केट के डिटर्जेंट के मुकाबले में हर दागों का और देखिए इट्स नॉट पॉसिबल कि उन्होंने कोई और चीज डाली होगी, क्योंकि येलो कलर्ड शर्ट है, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि ब्लीच या कोई भी चीज डाली होगी। तो अब से हम आपको बोलेंगे वॉशिंग मशीन रहने दो, गिफ्ट ऑफर दे दो मुझे। गिफ्ट ऑफर दे दो एरियल का प्लीज। ओ माय गॉड, लुक एट द ह्यूज डिफरेंस। तो आई गेस अल्टीमेटली नए और पहले से बेहतर एरियल की पैकेजिंग बाय द वे भी चेंज हुई है, तो आप देख भी रहे हैं कि कितनी खूबसूरत है, वो मैं आपके साथ अभी शेयर भी करूंगी। बट इतनी खूबसूरत पैकेजिंग, तो आज से एरियल हु नहीं, एरियल ब्लू ब्लू। हुर्रे! एंड व्हाट अ ग्रेट जॉब। और हम अभी दिखाएंगे भी, शर्ट्स यहाँ पे हैंग करेंगे। थैंक यू सो मच गर्ल्स, एंड थैंक यू टू अली एंड साद ऑल्सो, जो हमारे ब्लू बॉक्स चैलेंज का हिस्सा बने। वैसे तो उनको वॉशिंग मशीन मिल गई एज अ गिफ्ट, चलो खैर अगली बार मैंने घुसना है अंदर, ये याद रखना। ओके, क्योंकि प्रोग्राम की क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, वक्त कम, मुकाबला सख्त है, तो उस्मा जी अपनी स्टोरी कंक्लूड करते हैं। क्या फिर हुआ एंड में, अब क्या सिचुएशन है? एंड ये हुआ कि जैसे सेकंड लास्ट सेमेस्टर था, मुझे रूमेटाइड आर्थराइटिस डायग्नोज हो गया। बड़ी पेन, मैं गिर गई, लेकिन मैंने अपने आप को बड़ा संभाला। फिर मेरे हस्बैंड कॉमे से बाहर आ गए, हमने दोबारा मेडिकल स्टोर बनाया, बड़ा अच्छा चलना भी शुरू हो गया। मैंने वहाँ पे उनके साथ ड्यूटी की, तो अल्लाह ने कहा कि अभी एक आजमाइश और है। अचानक ही वो बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे थे और रोड एक्सीडेंट के अंदर उनकी टांग टूट गई। वही टांग टूट गई जो पैरालाइज से पहले कमज़ोर थी। फिर एक दोबारा इम्तिहान। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, ये कुछ ना कुछ होता ही रहना है, इसलिए अपने आप को तैयार रखो। फिर मैंने जनाब अली वही टाइम सुबह 6 से रात 1 बजे तक मेडिकल स्टोर को संभाला कि अब मैंने इसको नहीं जाने देना। जॉब बड़ी अच्छी मुझे मिली फाइनेंस मैनेजर की एक कंपनी के अंदर गारमेंट्स की, लेकिन मैंने उसको रिज़ाइन किया कि अब मैं तो MBA हूँ, मुझे MPhil हूँ, मुझे जॉब बड़ी मिल जाएगी, लेकिन अगर ये बिज़नेस हमारा गया तो फिर दोबारा नहीं आएगा। फिर मेरे हस्बैंड 7-8 माह के बाद दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हुए और वो मेडिकल स्टोर पे आ गए, तो मैं फिर सुसाइड करने लगी 1 साल पहले। पेन इतनी आर्थराइटिस की मेरे से बर्दाश्त नहीं हुई। उस्मा को अब हो गया रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसकी पेन मतलब इतनी होती है कि मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन खैर उसका इलाज भी है। और जैसे कि हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे, इंशाल्लाह मैं आपको प्रॉपर डॉक्टर से इंट्रोड्यूस करा के इंशाल्लाह हम इसके इलाज की तरफ जाएंगे, एटलीस्ट हम इसको मैनेज तो करेंगे।
तो मैंने स्विच बोर्ड के अंदर हाथ डाला तो मेरा बेटा भाग के आया, कहता मामा आपकी स्टोरी इतनी मोटिवेशनल, इतनी इंस्पायरिंग है, प्लीज़ लोगों को बताएं, आप ठीक हो जाएंगे, कोई आपके लिए दुआ करेगा, लोगों के लिए जीना शुरू करें। मेरा बेटा, वही बेटा जो वो छोड़ के गया था हाँ। इन माँ को, वो मेरे स्टोरी का मेन करैक्टर मेरा बेटा है। और मेरी छोटी बहन और मेरी अम्मी, शायद मेरी अम्मी ने उस टाइम मेरे लिए सही कहा था, अगर वो ना लड़ती ना झगड़ती, मेरी शादी ना होती, ये सब कुछ ना होता, तो आज मैं इतनी स्ट्रॉन्ग ना होती। तो अल्लाह ताला उज़्मा आपको बहुत कामयाबी दे, हम आपके साथ हैं। स्ट्रॉन्ग उज़्मा के नाम से इनके यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपनी सपोर्ट दिखानी है तो उससे बेहतर तरीका ये नहीं है कि इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, इनकी वीडियोस को वॉच करें, वो भी एक अमेजिंग सोर्स ऑफ इनकम बन सकती है इनके लिए। और उसके साथ साथ इनके लिए बहुत सी दुआएं करनी है। जाते जाते कल जश्न आज़ादी है इंशाअल्लाह, इंडिपेंडेंस डे, क्या सुनाते हुए प्रोग्राम को सबका बहुत पसंदीदा तराना है वतन की मिट्टी गंवार है, क्या वो मैं सुनाऊँ? ओवर टू यू।